द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सुधार की जरूरत। अगर इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो रही है तो क्या कंपनी को उसकी इनकम में जो लैंड से मिल रही है कोई फायदा होगा? नहीं। ज्यादातर जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, अब उनको ये महसूस होने लग गया कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लैंड में, उसको ज्यादा बढ़ावा देना हो और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में सुधार करना हो। क्योंकि कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो ज्यादा फायदा चाहिए था अपना। फिर में उनके ऑफिशियल्स को लगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट में लैंड में होता है उसे और ज्यादा बढ़ावा दें और एग्रीकल्चर और ज्यादा बेहतर बने। अब ये काम कैसे किया जाए? 2 दशकों की बहुत ज्यादा बहस हुई, 2 दशकों तक बहस ही होती रही इस सवाल पर। फिर जाके कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस दिखाए गए हैं फिगर 3 में। ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो टर्म है सेटलमेंट का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी राजा हैं, तालुकदार हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाएगा जमींदार के तौर पर। उनके पास जमीनें होती हैं, उनको जमींदार कहा। इनको बोला गया कि आप जो हैं, जो भी पीजेंट्स हैं जो हैं, उनसे रेंट वसूलिए। यानी अब आप जो भी उनको क्या कहते हैं जमीन पे काम करने देते हैं या जो भी करवाते हैं उससे उनका किराया लीजिए और उस किराए से जो भी इनकम आती है वो कंपनी को पे करें। ये जो अमाउंट है ये परमानेंटली फिक्स कर दिया, यानी कि आगे जो है कभी भी फ्यूचर में इसमें इजाफा नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी। इससे उन लोगों को क्या लगा, कंपनी ऑफिसर्स को, कि एक रेगुलर फ्लो जो है रेवेन्यू का कंपनी के खजाने में आता रहेगा। कॉफर्स में उनकी जो तिजोरी है उसको भरता रहेगा और साथ ही साथ एनकरेज करेगा जमींदार को कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर अपनी जमीनों को करें। अब जो रेवेन्यू की डिमांड थी स्टेट की, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, तो जमींदार जो थे उनको ज्यादा फायदा मिलने लग गया इस जमीन से, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक रेगुलर इनकम फिक्स कर दिया कि हमें इतना तो चाहिए ही चाहिए। पर अब जमींदार जो थे, जब पैदावार बढ़ेगी, इतना सा अमाउंट उनको देना है, तो बाकी सारा अमाउंट तो जमींदार के पास जा रहा था। तो जमींदार जो है उनको इससे जो है ज्यादा फायदा हो रहा था।